अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट ओजोन लेयर। ओजोन लेयर क्या होती है, किस तरीके से फॉर्म होता है, इसके क्या यूजेज हैं, अगर ओजोन लेयर नहीं होगी तो क्या होगा, हम किस तरीके से ओजोन लेयर की डिप्लीशन में इन्वॉल्व है, कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं इसे, और ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें आज हम सीखेंगे इस क्लास में। इसलिए आपने बहुत अटेंटिव रहना है थ्रू आउट द क्लास। एंड में मैं आपसे कुछ क्वेश्चनिंग करूंगी। आज की क्लास हमारी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आज जो चीजें हम बेसिक लर्न करेंगे, यानी आज के जो हमारे इस लेक्चर के मेन ऑब्जेक्टिव्स और आउटकम्स हैं, उसमें सबसे पहले आ जाता है कि हम देखेंगे कि हमारी कौन से ऐसे एक्शंस हैं जो कि नेगेटिवली इफेक्ट कर रहे हैं एनवायरनमेंट पे। इसी तरह से साथ साथ हम समझेंगे अबाउट ओजोन लेयर और क्यों ये डैमेज हो रही है, इसकी क्या वजूहात है, किस तरीके से हम इसे डैमेजिंग से रोक सकते हैं। ये सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों से क्वेश्चन करती हूँ, मुझे बताएं कि ओजोन लेयर के बारे में आपको क्या पता है। कोई रेज हैंड करे, यू मे रेज योर हैंड्स और मुझे बता सकते हैं कि ओजोन लेयर के बारे में आपको क्या पता है। ऑब्वियसली डिफरेंट स्टूडेंट्स की डिफरेंट राय होती है। मेनली अगर हम ओजोन लेयर के बारे में बात करें तो ये एक डीप लेयर है, ठीक है, जो स्ट्रेटोस्कोप के बाद हमारे पास मौजूद है और ये पूरे अर्थ को सर्कल करती है। आप यूं समझ लें कि जिस तरह एक आर्मी होती है ना, उसका एक सोल्जर होता है, उसका एक मेटल शील्ड होती है, और उस पर कोई भी हमला करता है या कोई भी उस पर वार करता है तो मेटल शील्ड को आगे कर देता है और फिर वो उसको बचा लेता है, यानी कि उसकी वजह से वो बच जाता है। तो सेम यही सीन है, ओजोन लेयर हमारे लिए एक शील्ड का काम करती है। अर्थ के गिर्द एक शील्ड समझ लें कि ठीक है, ये एक लेयर है, ये एक शील्ड है जो कि अर्थ को बचाती है हार्मफुल रेस से। आपको पता है कि सन जो कि बहुत जरूरी चीज है, ऑब्वियसली अगर सन ना हो तो अर्थ पे इतनी ज्यादा कोल्डनेस हो कि कोई भी सरवाइव ही ना कर सके। सन की जो रेज हैं वो बहुत ज्यादा यूजफुल है हमारे लिए। अगर सन की रेज ना हो, अगर उसकी हीट ना हो, तो इस पूरे अर्थ पे कोई भी लाइफ ही ना हो। तो ऑब्वियसली सन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। लेकिन साथ ही साथ सन की कुछ ऐसी रेज भी होती हैं जो हमारे लिए हार्मफुल साबित हो सकती हैं, यानी वो हमारे लिए अच्छी नहीं होती, हमारे लिए नुकसानदेह होती हैं। अब ऐसी तमाम रेज को छान के हमारे तक पहुंचाता है ओजोन लेयर। यानी कि आप इजी वर्ड्स में ये समझें कि ओजोन लेयर ऐसी शील्ड है, एक ऐसी लेयर है, या आप कह सकें ऐसी ड्रेनेज सिस्टम है जो कि अर्थ तक वो हार्मफुल रेज को नहीं पहुंचने देती। ठीक है, यानी कि ऑब्वियसली सन जो है उसमें से डिफरेंट रेज निकल रही हैं, उनमें से कुछ रेज यूजफुल हैं, कुछ हार्मफुल हैं। जो हार्मफुल रेज है हम उन्हें अल्ट्रा वायलेंट रेडिएशंस कहते हैं, अल्ट्रा वायलेंट रेज भी कहते हैं। अब वो जो रेज है ना, वो बहुत ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकती है। किस तरह से उसका नुकसान होता है वो हम आगे इस लेक्चर में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। लेकिन अभी मैं आपको बताती चलूं कि ऑब्वियसली सन में से जो निकलने वाली रेज है उसमें कुछ यूजफुल है, कुछ हार्मफुल है। अब ओजोन लेयर का क्या काम होता है कि ओजोन लेयर उन तमाम हार्मफुल रेज को वहीं पर रोक देता है और उसके बाद सिर्फ जो यूजफुल रेज है उन्हें सन तक पहुंचने देता है। लेकिन अब कुछ सिनेरियो इस तरह का है कि आहिस्ता आहिस्ता ये ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है। डिप्लीट का क्या मतलब होता है बच्चों, कि आहिस्ता आहिस्ता ही खत्म हो रही है, इसमें होल हो रहा है। उसके बारे में भी मैं आगे आपको जाके डिटेल में बताती हूँ। पर उससे पहले अब हम देख लेते हैं कि ओजोन लेयर लाए कहाँ पर करती है। एटमॉस्फेयर की ना डिफरेंट लेयर्स हैं। आपने पहले भी साइंस में पढ़ा था कि एटमॉस्फेयर की लेयर्स होती हैं, स्ट्रेटोस्कोप है, ट्रोपोस्फेयर है, ठीक है, इसी तरह से मीजोस्फेयर है, इस तरह और भी लेयर्स हैं। तो अब ये जो ओजोन लेयर है ये कहाँ पर होती है, ये स्ट्रेटोस्फेयर के नीचे लाई करती है। ठीक है, ओजोन लेयर यहाँ पर मौजूद होती है और ये सन से आने वाली तमाम अल्ट्रावायलेंट रेडिएशंस को रोकती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये ओजोन लेयर बनी कैसे है, यानी किस तरीके से ओजोन लेयर फॉर्म होती है। तो उसके लिए इसके डिफरेंट स्टेप्स हैं। जो सबसे पहले ना ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स अल्ट्रावायलेंट रेस के साथ मिलके साथ ही साथ उस जो एटॉमिक ऑक्सीजन है वो बना लेते हैं। ठीक है, एटॉमिक ऑक्सीजन बन गया, यानी कि पहले ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं। ऑक्सीजन आपको पता है कि हर जगह एयर में मौजूद है, O2, ठीक है। इसी तरह से ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जब अल्ट्रावायलेंट रेस के साथ मिलते हैं तो वो एटॉमिक ऑक्सीजन बना लेते हैं। अब इसका एक और स्टेप होता है, यानी कि एटॉमिक ऑक्सीजन जो है फिर दोबारा से जब वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ बनता है तो वो ओजोन हो जाता है। यानी अगर हम फॉर्मूला देखें तो ओजोन का फॉर्मूला हमारे पास O3 होता है, यानी ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स इसमें शामिल होते हैं, तब ये ओजोन लेयर बनती है। ठीक है,
और ये ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है हमारे लिए। अगर ओजोन लेयर नहीं होगी तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता ये दुनिया भी ख़त्म होने की तरफ मूव करेगी। सो अब देखते हैं कि अब एक क्वेश्चन और है। चलिए मैं आप लोगों से पूछती हूँ, आप लोग मुझे बताएं कि क्या हम ओजोन लेयर को डैमेज कर रहे हैं? यानी कि आपको लगता है कि कुछ ऐसे एक्टिविटीज हैं हमारी, कुछ ऐसी इन्वॉल्वमेंट्स हैं जिसकी वजह से ओजोन लेयर डैमेज हो रही है? ऑब्वियसली स्टूडेंट्स, जाहिर है, देखिए ओजोन लेयर जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता डिप्लीट हो रही है, उसमें होल हो रहा है, ठीक है। और जाहिर है जब होल होगा तो अल्ट्रावायलेंट रेडिएशंस भी रीच करेंगी अर्थ को। तो जब अल्ट्रावायलेंट रेडिएशंस रीच करेंगी तो जाहिर है बहुत सारी बीमारियां फैलेंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स अराइज करेंगी जो कि सन की अल्ट्रावायलेंट रेडिएशंस की वजह से हो सकती है। अब सवाल ये आता है कि हम किस तरह से डैमेज कर रहे हैं। अब मैं आपके सामने एक स्क्रीन पे शेयर करती हूँ एक पिक्चर। अब आप मुझे देखें और बताएं कि इनमें से आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो वाकई ओजोन लेयर की डिप्लीशन का बायस बन सकती हैं। देखिए सबसे पहले आप स्क्रीन पे देखें तो डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन क्या होती है कि लोग जंगलात को काट रहे हैं, ट्रीज को काट रहे हैं, खत्म कर रहे हैं जंगलात को और उसके बाद उसकी लकड़ी को जला देते हैं, यानी कि फॉरेस्ट कम हो रहे हैं। आपको पता है कि प्लांट्स जो हैं सबसे ज्यादा रोल प्ले करते हैं ऑक्सीजन बनाने में, ठीक है। ऑक्सीजन, जाहिर है वो ऑक्सीजन बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प आउट करते हैं। तो अगर कम हो जाएंगे प्लांट्स, ट्रीज कम हो जाएंगे तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन की जो एक क्वांटिटी है एयर में वो डिप्लीट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद सेकंड पे आ जाते हैं सीएफसीज। अब सीएफसीज क्या है? सीएफसीज होते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये हम जितने भी बॉडी स्प्रेज यूज करते हैं या एयर फ्रेशनर्स यूज करते हैं इन सब में ये सीएफसीज पाए जाते हैं। इसी तरह से आ जाते हैं आपके ऑयल और पेट्रोल के इंजन, जो ये धुआं है, स्मोक है। अब अगर आप एटमॉस्फेयर में देखें, अभी आजकल कितनी ज्यादा पोल्यूशन है, ठीक है। पहले तो इतनी पोल्यूशन नहीं होती थी ना, अभी पोल्यूशन भी ज्यादा है, अभी क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज भी ज्यादा है। आप लोग अपने स्प्रेज आपके घर में जो मौजूद हैं, एयर फ्रेशनर स्प्रेज और इसी तरह से बॉडी स्प्रेज, उस पर आप चेक करिएगा क्लोरोफ्लोरो सीएफसीज लिखा हुआ होता है। कुछ सीएफसीज फ्री भी आते हैं, ठीक है, लेकिन कम है वो। और ऑब्वियसली हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि हम जब भी कोई स्प्रे या कोई भी एयर फ्रेशनर परचेज करें तो इस बात का लाजमी देख लें कि वो सीएफसीज फ्री हो, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन उसमें ना हो, क्योंकि जितने ज़्यादा हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज़ करेंगे उतनी जल्दी हमारी ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये ऑयल और गैस के जो इंजन है, यानी जो स्मोक है ऑल अराउंड, इसी तरह जो फैक्ट्रीज की फ्यूसल फ्यूल्स की जो स्मोक है, वो सारी चीज़ें, ये सब कुछ मिल के ना ये ओजोन लेयर की डिप्लीशन का बायस बन रहा है। एक और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ पिक्चर बोर्ड पे। आप देखें कि ओजोन लेयर डिप्लीशन में हो क्या रहा है कि सबसे पहले सीएफसी जो मैंने आपको बताया क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अच्छा, ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना, ये ना सिर्फ एयर कंडीशनर्स और जो बॉडी स्प्रे है सिर्फ इसमें नहीं, बल्कि ये आपके रेफ्रिजरेटर्स और ये जो आपके एसीज हैं इसमें भी होते हैं। यानी ये हम अब पूरा दिन एसी में मजे में बैठे हैं तो हम समझे कि एनवायरनमेंट पे इसका कोई असर नहीं होगा, पर ऐसा नहीं होता। इसका भी एनवायरनमेंट पे असर होता है। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज करता है जिसकी वजह से ओजोन लेयर डिप्लीट हो सकती है। इसी तरह से डिफरेंट कंपाउंड्स हैं जो कि ओजोन लेयर की डिप्लीशन का बायस बन जाते हैं, ठीक है। और ऑब्वियसली हम जब इन चीजों को ज्यादा यूज करेंगे हम भी इसका एक हिस्सा बन जाएंगे। अब आपको पता है कि जितने बॉडी स्प्रेज, परफ्यूम्स, एयर फ्रेशनर्स ये अब यूज हो रहे हैं, पहले तो इतने ज्यादा यूज नहीं होते थे ना। तो अब जाहिर है अब जितने ज्यादा इसका यूजेज है ऑब्वियसली उतने ही ज्यादा क्लोरोफ्लोरोकार्बन एटमॉस्फेयर में मौजूद है और वो क्या कर रहे हैं, वो ओजोन की डिप्लीशन का बायस बन रहे हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जो हम एसीज यूज करते हैं, एयर फ्रेशनर्स, सॉरी एयर कंडीशनर्स में हम पूरा पूरा दिन बैठे हुए हैं, बस रिलैक्स होकर अपना काम कर रहे हैं, हम सोचेंगे इसका तो हम तो कोई नुकसान नहीं कर रहे हैं, हम फायदा ही है। तो ऐसा नहीं है। एयर फ्रेशनर्स, आपको पता है कि जो एयर कंडीशनर्स हैं उसका आप काफी ज्यादा बैड इम्पैक्ट भी हो सकता है एनवायरनमेंट पे, ठीक है। इसी तरह से अब कुछ मजीद चीजें हैं कि क्या ऐसे कॉजेस हैं जो कि ओजोन लेयर की डिप्लीशन का बायस बन रहे हैं। मैंने आपके साथ डिस्कस किया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का डिस्कस किया, ठीक है। और अगर हम परसेंटेज के हिसाब से देखें ना तो ऑलमोस्ट 80% क्लोरोफ्लोरोकार्बन रीजन बन रहे हैं जो कि मैन मेड है। जाहिर है ये ह्यूमन बींग्स नहीं बनाए हैं ना। तो अच्छा, कुछ नेचुरल कॉज भी हैं, ठीक है। नेचुरल कॉज किस तरह से आ जाते हैं? सन स्पॉट्स, यानी कि सन भी, जाहिर है अब सन की भी रेज हैं, वो भी उस पे बार बार जब पड़ती रहती है तो ऑब्वियसली वो भी कुछ ना कुछ डिप्लीट होता है वहां से।
लेकिन जो मेन एक और नेचुरल कॉज आ जाता है वो आ जाता है स्ट्रेटोस्फेरिक विंड्स। अब आपको मैंने बताया ना कि स्ट्रेटोस्फेयर के बिल्कुल नीचे ओजोन लेयर है, तो जाहिर है उस पे जब विंड्स हैं उस एटमॉस्फेयर में, तो वो विंड्स भी अक्सर मॉलिक्यूल्स को डिस्टर्ब कर देती हैं, मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रैक्ट करती है, उनको अलग कर देती हैं, जिसकी वजह से जाहिर है ओजोन लेयर का, ओजोन का कंपाउंड टूट जाता है। तो वो भी एक तरह का नेचुरल कॉज है, लेकिन वो नेचुरल कॉज इतना बड़ा नहीं है। जो मैन मेड कॉजेज है ना, जिसमें हमारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के यूजेज हैं, हमारा एटमॉस्फेयर की पोल्यूशन है, स्मोक है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड के कंपाउंड्स हैं, ये सारी चीजें ज्यादा कॉज कर रही हैं ओजोन लेयर की डिप्लीशन को, और ये इसकी तरफ बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही हैं। और ऑब्वियसली अगर इसकी डिप्लीशन को नहीं रोका गया तो एक दिन ऐसा आएगा कि ओजोन लेयर पूरी खत्म हो जाएगी, सन की जितनी भी डायरेक्ट रेज हैं वो सारी अर्थ पर रीच करेंगी और हर तरफ सिर्फ तबाही होगी, बहुत सारी डिजीजेस होंगी, लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे। अगर आप पिछले कुछ टाइम में अपनी मामा बाबा और अपनी दादों से अगर आप बात करें तो आप उनसे पूछें कि क्या स्किन कैंसर्स और इस तरह की बीमारियों के बारे में उन्होंने कभी पास्ट में सुना था, जितना अब कॉमनली। अब तो हर दूसरे बंदे को कैंसर हो रहा है, ठीक है, हर तीसरे बंदे का सुनने में आ जाता है इसको स्किन की एलर्जी है, इसको ये एलर्जी है। तो ऑब्वियसली ये सारी चीजें किस लिए कॉज हो रही है, क्योंकि अब जो सन की कुछ हार्मफुल रेज हैं वो थोड़ी थोड़ी अर्थ तक पहुंच रही हैं। अभी सिर्फ एक छोटा सा होल हुआ है ओजोन में, ठीक है, ओजोन में होल हुआ है, और उसके कॉजेस क्या हैं, अगेन वही मैं पॉइंट्स रिपीट करूंगी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो है वो मेन कॉजेस हैं, ठीक है। उसके बाद जो स्ट्रॉन्ग विंड्स हैं वो कॉजेस हैं, उसके अलावा जो क्लोरीन के एटम को अटैक करते हैं और ओजोन के मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है, ये सारे कॉजेस हैं। इसके अलावा अगर कुछ मजीद कॉजेस के बारे में हम जिक्र करें तो क्लोरीन जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से रिलीज होती है वो क्या करती है कि ओजोन को ना डिप्लीट करने में, यानी कि जो ओजोन का मॉलिक्यूल है, जिसका मैंने आपको बताया कि O3 यानी ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स मिलके एक ओजोन बनाता है, ठीक है। तो अब जो क्लोरीन है ना वो क्या करती है कि वो उस मॉलिक्यूल को ब्रेक करती है, ठीक है। इसी तरह से और भी कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो कि ओजोन ईटिंग केमिकल्स कहलाते हैं, जिसमें मिथाइल ब्रोमाइड आ जाते हैं, हेलोन्स आ जाते हैं। ये सारे केमिकल्स इंशाल्लाह आप जब अगली क्लासेस में मूव करेंगे ना, इनके बारे में आप तब वहां पर पढ़ेंगे और आपको और बेहतर समझ आ जाएगा कि ये कैसे ये केमिकल्स कंपाउंड्स को ब्रेक करते हैं और किस तरीके से इनका इफेक्ट होता है ओजोन पे, ठीक है। अब एक चीज और जो बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती है कि क्या अगर ओजोन लेयर खत्म हो जाती है तो क्या होगा। पहला जैसे मैंने आपको बताया कि स्किन एलर्जीज हो जाएंगी बहुत ज्यादा, अभी भी बहुत स्किन एलर्जीज फैली हुई हैं, लेकिन और बहुत सारी हो जाएंगी। आईज डैमेज होंगी, जो मेरीन लाइफ है वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जाहिर जब उधर तक पहुंचेगी वो डैमेज होगी। क्लाइमेट में बहुत बड़े चेंजेस आ जाएंगे। इसके अलावा जो जो प्लांट्स का जो एक पूरा प्रोसेस है, फोटोकेमिकल प्रोसेस है, उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। इसके अलावा ह्यूमन की हेल्थ बहुत ज्यादा इफेक्ट होगी, स्किन कैंसर के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से बहुत सारी और भी बीमारियां हैं जो कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की वजह से फैलती जाएंगी। और कुछ अगर हम ह्यूमंस पे इफेक्ट्स के बारे में जिक्र करें तो जिसमें मैंने आपको सबसे पहला टॉप पे बताया स्किन कैंसर, ठीक है। अब स्किन कैंसर इतना ज्यादा कॉमन होता जा रहा है कि जैसे सुनो उसको स्किन कैंसर हो रहा है, ठीक है। और जैसे जैसे ये ओजोन लेयर मजीद डिप्लीट करेगी ऑब्वियसली ये परसेंटेज इसकी और इंक्रीज होगी। इसी तरह से आई डैमेज, पहले बहुत कम कभी आंखें किसी की खराब होती थी, नजर वीक होती थी, और होती भी थी ना नजर वीक तो वो बुढ़ापे में जाके होती थी। अभी तो आप हर बच्चे को देखें उसकी आईज खराब हुई भी है, ठीक है। इसी तरह से इम्यून सिस्टम डैमेज होता है, फिर एजिंग ऑफ स्किन यानी कि जल्दी बुढ़ापा आ जाता है, और भी बहुत सारे चेस्ट पेन, थ्रोट इरिटेशन, लंग फंक्शनिंग, मतलब बहुत सारे और भी इफेक्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। इसी के तरह से अब सवाल क्या पैदा होता है बच्चों, अब हमें क्या करना है, मतलब अब हम किस तरह से अपनी इस ओजोन को बचा सकते हैं। आपको पता है कि अर्थ हमारा घर है ना, तो जाहिर है हमने अपने घर को बचाना है। अब किस तरीके से हम बचा सकते हैं अपने घर को, सबसे पहली चीज कि हम जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उनका यूज कम करें। आप जब भी आप शॉपिंग मॉल में जाएंगे या किसी शॉप पे जाएंगे, या आपकी अम्मी और अब्बू आपके घर जब एयर फ्रेशनर्स या कुछ इस बॉडी स्प्रे वगैरह लाएंगे तो आपने लाजमी चेक करना है कि वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्री होने चाहिए। अगर वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्री नहीं है तो आप उनको चेंज करें, यानी कि आप कोई और ब्रांड यूज कर लें, कोई और कंपनी का स्प्रे यूज कर लें, क्योंकि बहुत सारे यूजर फ्रेंडली, एनवायरमेंटल फ्रेंडली स्प्रेज मौजूद हैं, ठीक है। यानी कि जो फर्स्ट थिंग जो हम कर सकते हैं ना, यानी आप बीइंग अ स्टूडेंट जो सबसे पहला काम कर सकते हैं
वो ये कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स यूज करें, ठीक है। इसके अलावा बाकी जो चीजें आ जाती है, एयर कंडीशन का यूज कम से कम करें, रेफ्रिजरेटर्स जब यूज में नहीं है उसको ऑफ कर दें, जैसा विंटर्स हैं अभी, तो आप विंटर्स में इसको थोड़ी देर को स्विच ऑफ भी कर दें तो इतना कोई इश्यू नहीं होता, ठीक है। अब उसके अलावा अगर हम हाई लेवल पे जाएं तो डिफरेंट एयरक्राफ्ट्स की तरफ से, फैक्ट्रीज, एयरक्राफ्ट्स, इस तरह के जो एक्टिविटीज हैं उनको मिनिमाइज किया जा सकता है। और मेन मेन जो एक और काम किया जा सकता है ना ओजोन लेयर को बचाने के लिए, वो है 3 R's, यानी कि रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। जितना हम रिसाइकलिंग की तरफ जाएंगे हम उतना ओजोन लेयर को सेव कर सकेंगे, क्योंकि जाहिर है जितना कम पोल्यूशन होगी, जितनी कम गार्बेज होगा, ऑब्वियसली गार्बेज को आपको पता है कि एट द लास्ट जो गार्बेज रिसाइकल नहीं हो पाता या कुछ उसे जला दिया जाता है, तो ऑब्वियसली अगर मेजॉरिटी गार्बेज को रिसाइकिल कर लिया जाएगा तो जो जलने वाला स्टफ होगा वो कम रह जाएगा पीछे, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल का फिनोमेना यूज करके आप काफी हद तक ओजोन को बचा सकते हैं। इसके साथ आज की हमारी क्लास एंड होती है। अब एक मेन काम जो आपने करना है वो है आपका एक छोटा सा बहुत ही इंटरेस्टिंग सा होमवर्क, और वो आपने क्या करना है कि आपने कुछ सेंटेंसेस में लिखना है कि आपके अपने एक्शंस किस तरह से ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। मैंने अभी काफी डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया कि हमारी कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जिसकी वजह से ओजोन लेयर डिप्लीशन की तरफ जा रही है। तो आपने कुछ फ्यू लाइंस, आप 10 to 15 लाइंस लिख सकते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। मैं इंशाल्लाह कल चेक करूंगी। आपने लिखनी है कि किस तरीके से आपके कौन से ऐसे एक्शंस हैं जो कि ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहे हैं, और साथ ही साथ आपने ये भी लिखना है कि क्या आपके पास पावर है कि आप चेंज कर सकें इस सारी चीज को। तो ऑब्वियसली डियर स्टूडेंट्स, आपके पास पावर है। छोटे छोटे से एक्शंस करके, छोटे छोटे से स्टेप्स लेकर आप एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं, ओजोन को बचा सकते हैं। जिनमें से एक छोटा सा स्टेप मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि जब भी आप मार्केट से परचेज करें कोई भी स्प्रे, बॉडी स्प्रे, एयर फ्रेशनर, तो एक बार देख लें कि वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्री हो, ठीक है। इसी तरह से एयर कंडीशन, जब मौसम ठीक है और ज्यादा जरूरत नहीं है तो फालतू में एसी ना चलता रहे। जब 2 आवर्स ऑलमोस्ट एसी चल गया उसके बाद आई थिंक कि 1 to 2 आवर्स का अगर आप गैप दे दें तो रूम नॉर्मल रहता है। मतलब इस तरह के छोटे छोटे एक्शंस आप ले सकते हैं जिससे आप अपने प्यारे से अर्थ को बचा सकते हैं और साथ ही साथ ओजोन को भी डिप्लीट होने से बचा सकते हैं। होप सो आज का लेक्चर आपके लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहा होगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। अब आपकी क्लास का टाइम ओवर हो गया ऑलमोस्ट। इंशाल्लाह कल मैं आपसे होमवर्क चेक करूंगी। थैंक यू सो मच।